1857 का साल भारतीय इतिहास में एक ऐसा मोड़ जिसने हमारे देश की तकदीर ही बदल दी। आज हम बात करेंगे उस महान विद्रोह की जिसे कुछ लोग सिपाही विद्रोह कहते हैं, कुछ इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। लेकिन सच ये है कि यह सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, ये एक पूरी सभ्यता का अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष था। मेरठ की उस गर्म दोपहर में जब सिपाहियों ने अपने अंग्रेज अफसरों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका था, तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये चिंगारी पूरे उत्तर भारत में आग बनकर फैल जाएगी। 10 मई 1857 की वो तारीख सिर्फ एक दिन नहीं था, ये एक युग का अंत और दूसरे युग की शुरुआत थी। इस विद्रोह की जड़ें कहीं गहरी थीं। अंग्रेजों की नीतियों ने भारतीय समाज के हर तबके को परेशान कर दिया था। राजा महाराजाओं से लेकर आम किसान तक सभी अंग्रेजी शासन से त्रस्त थे। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति ने तो हद ही कर दी थी। जिस राजा का कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं होता था, अंग्रेज उसका राज्य हड़प लेते थे। झांसी, सतारा, नागपुर, एक के बाद एक रियासतें गायब होती जा रही थीं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अंग्रेजों ने अवध को हड़प लिया। अवध सिर्फ एक रियासत नहीं था, ये मुगल संस्कृति का केंद्र था, उर्दू भाषा का गढ़ था। जब अंग्रेजों ने कुशासन के नाम पर अवध को अपने कब्जे में ले लिया, तो लाखों लोगों के दिलों में गुस्सा भर गया। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेज दिया गया और उनकी प्रजा बेसहारा हो गई। धर्म के मामले में भी अंग्रेज लगातार हस्तक्षेप कर रहे थे। सती प्रथा का अंत, विधवा विवाह को बढ़ावा देना, ईसाई मिशनरियों को खुली छूट, ये सब बातें भारतीयों को लग रहा था कि अंग्रेज उनके धर्म को खत्म करना चाहते हैं। और फिर आई वो घटना जिसने आग में घी का काम किया, एनफील्ड राइफल के कारतूस। इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होने की अफवाह फैली। हिंदू सिपाहियों के लिए गाय पवित्र थी, मुस्लिम सिपाहियों के लिए सूअर हराम था। कारतूस को दांतों से काटना पड़ता था और ये दोनों धर्मों के लिए अपमानजनक था। ये सिर्फ एक अफवाह हो सकती है, लेकिन उस समय के माहौल में ये बारूद का काम कर गई। मंगल पांडे का नाम आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। बैरकपुर में उन्होंने अपने अंग्रेज अफसर पर हमला किया था। उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी शहादत ने पूरे देश में क्रांति की लहर दौड़ा दी। मेरठ में जब सिपाहियों को कारतूस इस्तेमाल करने से मना करने की सजा मिली, तो बाकी सिपाहियों का गुस्सा फूट पड़ा। 10 मई की शाम को मेरठ के सिपाहियों ने अपने अंग्रेज अफसरों को मार डाला और दिल्ली की तरफ कूच कर गए। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। जफर नहीं चाहते थे, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें मजबूर कर दिया। दिल्ली से ये आग पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कानपुर में नाना साहब ने नेतृत्व संभाला, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने मोर्चा संभाला, बरेली में खान बहादुर खान, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह, हर जगह नेता उभरे। लेकिन अभिषेक, यहां एक बात समझनी जरूरी है। ये विद्रोह सिर्फ सिपाहियों का नहीं था, ये पूरे समाज का विद्रोह था। किसान, कारीगर, व्यापारी, जमींदार, सभी ने हिस्सा लिया। ये हिंदू मुस्लिम एकता का भी बेहतरीन उदाहरण था। हिंदू सिपाही मुस्लिम बादशाह के नाम पर लड़ रहे थे, मुस्लिम सिपाही हिंदू रानी के साथ खड़े थे। कानपुर में जो कुछ हुआ वो इस विद्रोह के सबसे दुखद अध्यायों में से एक है। जनरल व्हीलर के नेतृत्व में अंग्रेज परिवार एक छोटे से किले में घिर गए थे। नाना साहब ने उन्हें सुरक्षित निकलने का वादा दिया, लेकिन जब वे नावों में बैठे तो उन पर हमला हो गया। बाद में बची हुई अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को बीबीगढ़ में कत्ल कर दिया गया। यह घटना अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा सदमा थी। उन्होंने बदला लेने की ठानी। जनरल नील और हैवलॉक के नेतृत्व में अंग्रेज फौजों ने जो बर्बरता की वो इंसानियत पर कलंक थी। हजारों निर्दोष लोगों को मार डाला गया। विद्रोहियों को तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। दिल्ली की घेराबंदी महीनों तक चली। अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार थे, बेहतर संगठन था। सितंबर में दिल्ली पर कब्जा हो गया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके बेटों को मार डाला गया। बूढ़े बादशाह को रंगून भेज दिया गया, जहां वे अकेले मर गए। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का संघर्ष आज भी हमें प्रेरणा देता है। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यह सिर्फ एक कविता नहीं, इतिहास है। रानी ने अपने बच्चों को पीठ पर बांधकर युद्ध किया। ग्वालियर के पास कालपी में उनकी मृत्यु हुई, लेकिन वे अमर हो गईं। तात्या टोपे ने गुरिल्ला युद्ध की नई तकनीक अपनाई। वे कभी यहां दिखते, कभी वहां। अंग्रेजों को परेशान करते रहे। अंत में धोखे से उन्हें पकड़ा गया और फांसी दे दी गई। 1859 तक ये विद्रोह दब गया, लेकिन इसके परिणाम बहुत गहरे थे। सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया। अब भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया, जिसमें भारतीयों के साथ न्याय का वादा किया गया। लेकिन असलियत कुछ और थी।
अंग्रेजों ने बांटो ना राज करो की नीति अपनाई। हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश की गई। भारतीय फौज का पुनर्गठन किया गया। अब यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। तोपखाना पूरी तरह यूरोपियों के हाथ में दे दिया गया। राजा महाराजाओं को अंग्रेजों का वफादार बनाने के लिए उन्हें कई सुविधाएं दी गईं, लेकिन असली ताकत अंग्रेजों के पास ही रही। भारतीय शिक्षा व्यवस्था को भी बदला गया। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया ताकि एक ऐसा वर्ग तैयार हो जो अंग्रेजों के काम आ सके। इस विद्रोह की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि इसमें एकता नहीं थी। अलग अलग जगह अलग अलग नेता थे, लेकिन कोई केंद्रीय योजना नहीं थी। कई राजा महाराजा अंग्रेजों के साथ खड़े रहे। पंजाब और दक्षिण भारत में यह विद्रोह फैला ही नहीं। फिर भी इस विद्रोह ने भारतीय राष्ट्रवाद की नींव रखी। पहली बार पूरे उत्तर भारत में एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठी थी। हिंदू मुस्लिम एकता का जो उदाहरण दिखा, वो बाद के स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा बना। 1857 का विद्रोह असफल हो गया, लेकिन यह व्यर्थ नहीं गया। इसने दिखा दिया कि भारतीय अपनी आज़ादी के लिए मर मिटने को तैयार हैं। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, ये नाम आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। ये विद्रोह एक अंत था और एक शुरुआत भी। पुराने भारत का अंत हो रहा था, नए भारत का जन्म हो रहा था। अंग्रेजों ने समझ लिया था कि भारत को हमेशा के लिए गुलाम नहीं रखा जा सकता। बीज बो दिया गया था जो 90 साल बाद आज़ादी के रूप में फला। आज जब हम अपने स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, तो हमें उन वीरों को याद करना चाहिए जिन्होंने 1857 में अपनी जान दे दी थी। उनका सपना था एक आज़ाद भारत, और आज वो सपना हकीकत है। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं गई, ये हमारी आज़ादी की पहली किरण थी।